जय हिंद फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम जिस टॉपिक को लेकर के उपस्थित हुए हैं वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय विश्व में एक सिक्योरिटी की और सुरक्षा से रिलेटेड एक ऐसी अवधारणा है जो कि आज के समय में जो उदारीकरण का दौर चल रहा है, परमाणु युग का दौर चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है और जहाँ पर जो आमने सामने युद्ध की संभावनाएं बहुत ही कम हैं और या ये कहें कि एकदम रेयरेस्ट हैं। ठीक, तो उसी से रिलेटेड है, हमारा सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक है ग्रे जोन वार, ग्रे जोन युद्ध। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक ग्रे जोन वार। हिंदी में इसको लिख लीजिएगा, ग्रे जोन युद्ध। ये ऐसी युद्ध की प्रणाली है जो कि गैर परंपरागत है। यहाँ पर ऐसे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं युद्ध के लिए जिससे कि दुश्मन को पता भी ना चले कि उसका नुकसान हो रहा है और धीरे धीरे करके उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया जाता है, खोखला। पहले पारंपरिक युद्ध के तरीके क्या होते हैं? सामने से लड़ाई करना, सेना भेज देना, कब्जा कर लेना, ये सब। गैर पारंपरिक तरीके में सामने से लड़ाई नहीं होती, छद्म लड़ाई होती है। लड़ाई कहीं और होती है और दिखाया कहीं और जाता है। ठीक, तो इससे क्या होता है, ये सबसे खतरनाक होता है और इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट होते हैं। तुरंत आपको नहीं पता चलेगा कि ऐसा हो भी रहा है, कुछ टाइम बाद आपको पता चलेगा और तब तक क्या होगा, तीर हाथ से निकल चुका होगा, चीजें काबू में नहीं रहेंगी। ठीक, तो गैर परंपरागत युद्ध का तरीका जिसमें लक्षित देश को नुकसान बिना आभास हुए, उसको आभास नहीं होता कि क्या चल रहा है, या आभास होता भी है तो काफी देर हो जाती है। ठीक, यहां पर दो चीजें हमें समझनी है कि मॉडर्न युग में, परमाणु युग में, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इनका मशीन लर्निंग, इनका सबका युग चल रहा है, नई नई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो ग्रे जोन वार की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक, तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं कि जरूरत क्यों, किस लिए ये ग्रे जोन वार किया जाता है। देखिए, आपने सुना होगा, अगर इतिहास पढ़े होंगे तो उसमें ये जरूर सुना होगा कि जब राजा या शासक के पास दिमाग होता था तो वो क्या जानते थे कि, और उनके पास शारीरिक शक्ति, भौतिक शक्ति कम होती थी। जैसे शिवाजी का नाम आपने सुना होगा। आजकल जो है यहाँ पर अफगानिस्तान में आपने सुना होगा तालिबान शासन। तालिबानी जब क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे अमेरिका और रसिया से, तो वो क्या है, तालिबान, अफगानिस्तान क्या है, पूरा का पूरा पठारी क्षेत्र है, तो वहां पर आमने सामने कभी भी लड़ाई नहीं हो सकती। तो वो किस युद्ध का इस्तेमाल कर रहे थे, किस पद्धति का? गोरिल्ला वार। शिवाजी का आपने नाम सुना होगा। जो भी ये दक्कन का रीजन है वो पूरा का पूरा क्या है, पठारी रीजन, तो वहां पर आमने सामने कभी भी लड़ाई नहीं हो सकती, तो वहां पर गुरिल्ला वार ही चलेगा, छुप करके मारना है। गुरिल्ला वार का दो कारण होता कि गुरिल्ला वार वो लोग क्यों कर रहे थे। पहली बात तो उनकी संख्या मुगल शासकों की संख्या या अंग्रेजों की संख्या से क्या थी, कम थी। जो सैनिकों की संख्या थी, स्वाभाविक सी बात है, जब आपके पास भौतिक संसाधन कम है तो आपको क्या है, उनका ऑप्टिमम इस्तेमाल करना। और दूसरा,
वहाँ की ज्योग्राफी ऐसी थी कि वो उसी में क्या हो सकते थे, निपुण हो सकते थे, कुशल हो सकते थे। तो जब आपके पास संसाधन सीमित हों और उस सीमित संसाधन में ऑप्टिमम यूज करना हो, उसका बेटर ऑप्टिमम रिजल्ट देना हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको परंपरागत नीतियों से हट करके कुछ नीतियां अपनानी पड़ेंगी। तो ठीक वैसे ही जैसे गुरिल्ला वार होता था, उसी को आजकल क्या कहा जा रहा है, ग्रे जोन वार। समझने के लिए बस इतना ही काफ़ी है। एग्जाम्पल शिवाजी का, अफगानिस्तान में तालिबानियों की लड़ाई, जो अमेरिका और रसिया थे, वहाँ पर सुपर पावर क्या हो गए, फेल हो गए। सुपर पावर एक जगह और फेल हुआ था, कहाँ पर, वियतनाम में। वियतनाम में भी वहाँ पर यही लड़ाई हो रही थी, छुप करके वार करने की। जब संख्या सीमित है तो सुपर पावर से आप लड़ नहीं सकते, तो ऐसे ही वार करेंगे छुप करके, अचानक से हमला कर देना। ठीक, सब कुछ नॉर्मल लग रहा, फिर अचानक से हमला, तुरंत उतनी देर में हमला करके भाग गए, जब तक सब कुछ तैयार हो पाता, युद्ध का माहौल। ठीक, तो ये सब क्या है, ग्रे जोन वार है। तो इनकी जरूरत क्यों पड़ी, इनकी जरूरत दो कारणों से पड़ी। देखिए आजकल का जो परमाणु युग है, उसमें प्रत्यक्ष युद्ध की लागत वो ज्यादा है। आप देख लीजिए यूक्रेन में, देख लीजिए फिलिस्तीन में, इजराइल और ईरान आपस में आमने सामने आ रहा है। ठीक, तो ये जो लागत है उसकी, वो क्या है, बहुत ज्यादा है। और लागत से भी भयंकर उसके परिणाम, वो भी बहुत महंगे पड़ रहे हैं। इतने युद्ध के बाद अगर आप कब्जा कर भी लिए, तो उसका परिणाम क्या है, बहुत ही घातक होगा। पूरा वर्ल्ड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ना, इजराइल फिलिस्तीन के उसमें सब लोग यूएनओ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सब लोग सुपर पावर को क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप बड़े लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे थे वर्ल्ड में, अब कहाँ गया आपका लॉ एंड ऑर्डर। कोविड महामारी हुई, सब लोगों ने क्या किया, डब्ल्यूएचओ को क्रिटिसाइज किया कि आप किस लिए बने हुए हैं, आपको इतनी फंडिंग किस लिए दी जा रही है, जब आप समय रहते महामारी की चेतावनी नहीं दे सकते। पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को क्या कर दिया, एक झटके में क्रैश कर दिया। तो ये सब क्या है, युद्ध की भी लागत ज्यादा है और उसके परिणाम की भी लागत ज्यादा है। इसलिए राष्ट्र अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रे जोन वार का। ठीक, ये पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है, मैंने आपको बताया कि जब आपके पास संसाधन सीमित हों तो आप डायरेक्ट युद्ध नहीं करेंगे। दो तीन एग्जाम्पल मैंने बताए, और एग्जाम्पल देखिए, पाकिस्तान, पाकिस्तान क्या किया, 3 बार लड़ाई हुई, 1965 में, 1971 में, 1999 में, भारत से डायरेक्ट। फिर क्या हुआ, हार गए। अब जब हार गए तो उनको ये पता है कि हम डायरेक्ट भारत पर आक्रमण करेंगे तो हर बार हारेंगे, और फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय विश्व में हमें क्या करना पड़ेगा, शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। तो उन्होंने क्या किया, युद्ध का छद्म तरीका अपनाया, और किसको प्रमोट किया, आतंकवाद को, यह जो गैर राजनीतिक तत्व हैं उनको प्रमोट किया। तो सेकंड कारण क्या है इस छद्म वार का, इस ग्रे जोन वार का, कि संसाधन सीमित होते हैं। संसाधन सीमित हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि वो क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट युद्ध नहीं करना पड़ेगा, तो छुप करके ही युद्ध करना पड़ेगा। और इसी छुप करके युद्ध करने की कला को ही क्या कह रहे हैं, ग्रे जोन वार। ठीक, अब इसमें कौन कौन सी गतिविधियां शामिल होती हैं वो देख लेते हैं।
गतिविधियां। गतिविधियों में पहला ही गतिविधि है साइबर अटैक। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। आए दिन देखते होंगे कि कभी बैंक की वेबसाइट हैक हो रही है, कभी शेयर बाजार हैक किए ले रहे हैं, हमला कर रहे हैं। और लेटेस्ट जो अभी ध्यान में रखिएगा, मुंबई में पावर ग्रिड पर साइबर अटैक हुआ। मुंबई क्या है? भारत की आर्थिक राजधानी। अगर किसी भी देश को कमजोर करना है तो सबसे पहले उसकी अर्थव्यवस्था पर चोट कीजिए। जब तक उसकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी वो कभी भी आपसे झुकेगा नहीं। तो हमेशा आर्थिक स्थिति पर चोट करने के लिए मुंबई क्या थी? आर्थिक राजधानी है भारत की। और वहां पर अगर पावर फेल हो गया तो कितना करोड़ों का नुकसान होगा एक दिन में। इसलिए यहां पर क्या किया गया? चीनी हैकर्स के द्वारा इस पर अटैक किया गया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। ठीक, तो ये क्या है? साइबर अटैक। अधिकतर चीनी और रूसी हैकर्स का इस्तेमाल, वो नाम आता रहता है। कभी पश्चिमी देश रूस और चीन पर इल्ज़ाम लगाते हैं, और रूस और चीन किस पर इल्ज़ाम लगाते हैं? पश्चिमी देशों पर, कि अमेरिका के हैकर्स ने ऐसा किया, हम पर साइबर हमला हुआ। ठीक, और आजकल आप देखिए कि ये साइबर अटैक का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है? सैटेलाइट प्रणाली को ध्वस्त करने के लिए, क्योंकि सैटेलाइट सिस्टम कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं। सैटेलाइट से ही सारी मिसाइल और बाकी युद्ध के रिमोट सेंसिंग चीज़ें जो है वो जुड़ी होती हैं। तो वो काम ही ना कर पाए, इसके लिए उस सैटेलाइट को ही क्या कर दिया जाए? अंतरिक्ष में ही मार दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। ठीक, तो ये सब क्या है? डायरेक्ट युद्ध नहीं हो रहा है, ये क्या है? युद्ध का गैर पारंपरिक तरीका है। ठीक, परंपरागत तरीका है। और उसकी वजह से क्या है कि चीजें कभी भी डायरेक्ट जो है वो इफेक्ट, मतलब प्रभाव में नहीं दिखेंगी आपको। कुछ टाइम बाद, जैसे यहाँ पर अटैक हो जाता, पावर चली जाती, फिर उसके बाद रिस्टोर करने पर ध्यान दिया जाता, फिर जाकर के बाद में होता रिव्यू होता, तो पता चलता कि साइबर अटैक हुआ है। तब तक में काम तमाम हो जाता। ठीक, तो ये क्या है? कन्वेंशनल रूट नहीं है, कन्वेंशनल चैनल नहीं है, कन्वेंशनल सिस्टम नहीं है वार का। ये क्या है? गैर परंपरागत सिस्टम है। दूसरा, इंफॉर्मेशन वार, सूचना से संबंधित। ये क्यों किया जाता है? आप सुने होंगे, खास करके सोशल मीडिया साइट्स और जो ऐप होते हैं उनको, उनके ऊपर जब बार बार इल्ज़ाम लग रहा है कि ये पर्सनल डाटा लोगों का वो क्या कर रहे हैं? जासूसी करके दूसरे को बेच रहे हैं, या दूसरे कंट्रीज़ को, दुश्मन कंट्रीज़ को दे रहे हैं। तो उस पर्सनल डाटा का वो करते क्या हैं? उस पर्सनल डाटा का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? एक तो लोगों की भावनाएं जानने में, क्या चॉइसेस हैं, उसी हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट बनाएंगे। उसी हिसाब से उन भावनाओं को वो करने के लिए, चेंज करने के लिए इकोनॉमी, पॉलिटी सब कुछ चेंज कर देंगे। सामाजिक रूप से चेंज कर देंगे, सांस्कृतिक रूप से हमला करेंगे। एक बार सांस्कृतिक रूप से हमला हो चुका है अंग्रेजों के टाइम, कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू की जाए जो पहनावे में क्या हो? भारतीय हो, और सोच में क्या हो? अंग्रेज हो। ठीक, तो ठीक वैसे ही भावनाएं जानने में, और क्या? चुनाव में, हाँ, लोगों के मत को प्रभावित करने में इसका इस्तेमाल होता है। तीसरा, समाज में विषमता फैलाने में। जैसे एग्जाम्पल लिखिए, झूठी अफवाह
कहीं अफवाह फैला करके दंगा भड़का दिए, धार्मिक कट्टरता बढ़ा रहे हैं, वीडियो कहीं का और है, एडिट करके डीप फेक टेक्नोलॉजी से कहीं और दिखाई दे रहे हैं कि ये यहाँ हो रहा है। ठीक, तो ये सब क्या है, इसी गतिविधि के अंडर में आ रहा है, ग्रे जोन वार के अंडर में। ठीक, तीसरी बात, राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ाना। राजनीतिक अस्थिरता कैसे बढ़ेगी? चुनाव में टेक्नोलॉजी का अवैध उपयोग, आए दिन सुनते होंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रभावित करने के लिए रसिया ने अमेरिका पर साइबर हमला किया। ठीक, सांसदों को वहाँ के जो है वो क्या किया, संसद में जो है उनके मतों को प्रभावित करने के लिए, ताकि प्रतिबंध से संबंधित विधेयक ना पास हो, उसके लिए उन्होंने क्या किया, वहाँ की संसद पर अटैक किया। ये अटैक फिजिकल नहीं था, साइबर अटैक। ठीक, तो इससे क्या होती है, राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे फिलिस्तीन है, गाजा का फोटो दिखा करके उसकी भावनाओं को क्या कर रहे हैं, कई बार उसका इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। उन वीडियोस का इस्तेमाल, कहीं और का वीडियो है कहीं और का दिखा करके कि ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इस समुदाय के साथ ये हो रहा है, इस समुदाय के साथ वो हो रहा है। ये सब क्या है, देश को अस्थिर करने का। और ख़ास करके ये चीज़ें वहाँ पर इम्पॉर्टेंट और हो जाती हैं जहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा हो। भारतीय क्षेत्र में डाइवर्सिटी इतना है कि आपने एक उक्ति सुनी होगी कि कोस कोस में बदले पानी और चार कोस में बानी। मतलब कुछ दूर जा करके आपको, क्योंकि जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि कल्चरल एंड सोशल डाइवर्सिटी अपने आप होगी। क्यों? क्योंकि ये जो कल्चर है वो किस पर डिपेंड करता है, ज्योग्राफी पर। ये आपने सुना होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक, तो जहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा हो जाती है वहाँ पर ये सारी गतिविधियाँ के लिए क्या है, बैकग्राउंड पहले से ही तैयार है। तो ये सब क्या गतिविधियाँ क्या कर रही हैं, उस बैकग्राउंड में चिंगारी लगाने का काम करती हैं। ठीक है, ये है। नेक्स्ट, आर्थिक प्रभाव। आर्थिक गतिविधियां क्या कर रही हैं, आर्थिक गतिविधियों में क्या हो रहा है कि जैसे बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम क्या है, आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अगर उस पर साइबर अटैक हो गया, सारे ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। आपने सुना होगा कि अकाउंट खाली किए दे रहे हैं। ठीक, मोबाइल का पासवर्ड चोरी कर लेते हैं, ओटीपी चोरी कर ले रहे हैं। ये सब क्या है, आर्थिक गतिविधियां हैं। एक और लिख लीजिए, ट्रेड एंड कॉमर्स पर प्रतिबंध। इसका एग्जाम्पल लिखिए। पहला, आपने देखा होगा पश्चिमी देश दो लोगों पर हमेशा प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं, एक नॉर्थ कोरिया, कोई भी ये परमाणु परीक्षण किए तुरंत इन पर प्रतिबंध, मिसाइल टेस्ट किए तुरंत प्रतिबंध। ईरान पर कह रहे हैं कि ये न्यूक्लियर बम बना रहे हैं, और रसिया, इनको तो G8 से ही निकाल दिए तो G7 बन गया। ये सब क्या है, डायरेक्ट तो लड़ नहीं सकते, यही काम करेंगे कि इनको अलग थलग कर दिया जाए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से। दूसरा एक हाल फिलहाल एग्जाम्पल और लिखिए, चीन ने बदले की भावना से ऑस्ट्रेलिया पर प्रतिबंध लगा दिए। कौन सी भावना है, बदले की। ये कह रहे थे कि जो भारत के साथ क्वाड बना रहे हो आप,
उस क्वाड में आप शामिल ना हो, मालाबार एक्सरसाइज जो कर रहे हो उसमें भी शामिल ना हो। ठीक, बात समझ में आ गई? तो ये सब क्या है? आर्थिक गतिविधियां। सैनिक गतिविधियों में डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन सामाजिक उसमें आप लिख सकते हैं। कई ऐप के उसमें सुना होगा आपने कि वो जासूसी करके डाटा दुश्मन कंट्रीज को बेच रहे हैं या वहां पर ट्रांसफर कर रहे हैं। सामाजिक में एक चीज और लिखिएगा, जैसे चीन की सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। इस पॉलिसी का इस्तेमाल चीन क्या कर रहा है? अपने विस्तार को बढ़ाने के लिए कर रहा है और अपने जो पड़ोसी देश हैं उनकी सीमाओं का अतिक्रमण करने के लिए कर रहा है। इससे वो दो काम करते हैं, एक तो अतिक्रमण कर लेते हैं और दूसरा लक्षित या दुश्मन देश की टोलरेंस को, सहनशीलता को भी चेक कर लेते हैं। चेक या अनुमानित कर लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं। कैसे? जैसे आपने, ये है LAC, ठीक। अब क्या किए, LAC में कुछ है कि इधर 10 किलोमीटर तक, इधर 10 किलोमीटर तक मानव बस्तियां नहीं होंगी, ये फ्री जोन रहेगा। अब चाइना ने क्या किया कि यहां पर मानव बस्तियां बसा ली। जब भारत ने कहा कि भाई यहां पर क्यों आए, तो अगर ये 10 किलोमीटर आए थे अंदर, वो 4 किलोमीटर, तो ये पीछे जाएंगे, ठीक हमसे गलती हो गई, हम पीछे चले गए, तो 2 किलोमीटर पीछे चले गए। तो जो 2 किलोमीटर का क्षेत्र इन्होंने अतिक्रमण कर लिया, वो इसी पॉलिसी के अंतर्गत किया। धीरे धीरे पहले यहाँ पर मानव बस्ती बचाएंगे। आपने सुना होगा कि जो है कि वहाँ पर मानव बस्तियाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किए। पहले मानव बस्तियाँ बसाए, फिर उसके बाद उनको वो करने के लिए, सारी सुविधा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं। वही चीज़ जब भारत कर रहा है तो फिर कह रहे हैं कि नहीं आप क्यों कर रहे हो? अरे जब आपने किया तो हम भी तो करेंगे। ठीक, देश के साथ कोई समझौता नहीं, एकता अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं, देश की संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं। तो ये जो है सलामी स्लाइसिंग, यही ये ताइवान के साथ भी कर रहे हैं, यही ये दक्षिणी चीन सागर में भी कर रहे हैं। पहले वहां पर अपनी शिप भेजेंगे, फिर को किसी ने टोका तो हाँ हम भाई खनन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आयरलैंड नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ है, नेचुरल गैस। उसके बाद जब मिल गया, नहीं ये क्षेत्र हमारा है, हम तो पहले से ही यहाँ पर नेविगेशन कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? डायरेक्ट युद्ध ना करना, धीरे धीरे क्या करना। अब देखिए इसका इफेक्ट क्या है, लॉन्ग टर्म है। शुरुआत में बस्ती बस्ती बसाए, जब तक सैटेलाइट से इमेज मिली, वो हुआ कि 4 साल से काम चल रहा है। उसके बाद अब तो बस गई, अब क्या करें? तो ये क्या है, धीरे धीरे अतिक्रमण करना। ये युद्ध का परंपरागत तरीका नहीं है, गैर परंपरागत तरीका है। ठीक, नेक्स्ट, इसमें कोई नियम नहीं होता। युद्ध में क्या होते हैं? नियम होते हैं। सैन्य बंदी होते हैं वहां पर, लेकिन यहां पर कोई नियम नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, युद्ध एक मोर्चे पर, दो मोर्चे पर, तीन मोर्चे पर लड़ा जाता है, लेकिन यहां पर कोई फ्रंट लाइन, मत या ये कहिए एक से ज्यादा फ्रंट लाइन होती हैं। फ्रंट लाइन मतलब मोर्चा, जहां पर युद्ध हो रहा है। एक ही टाइम पर थल सेना, वायुसेना, नौसेना सब लड़ाई चल रही है। एक ही टाइम पर अंतरिक्ष पर भी वार चल रहा है, सैटेलाइट एक दूसरे गिरा रहे हैं। एक ही टाइम पर साइबर अटैक भी हो रहा है, एक ही टाइम पर केमिकल अटैक हो रहा है। ये मतलब मल्टी डायमेंशनल। ठीक, बात समझ में आ गई? तो ये क्या है, एक ही टाइम पर कई सारे फ्रंट लाइन होते हैं और इसमें कोई नियम नहीं होता। स्वाभाविक सी बात है कि ये युद्ध की ऐसी अवधारणा है
जो कि शुरुआत में क्या हुआ, उपनिवेशवाद पूंजीवाद शुरू हुआ, कोलोनिज्म एंड इंपीरियलिज्म। उसके बाद क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति आई। उसके बाद औद्योगिक क्रांति के बाद क्या हुआ, वैचारिक क्रांति आई। विचारों से शीत युद्ध में यही सब चल रहा। और जब विचारों ने एक भौतिक रूप दे दिया जिसको आप कहते हैं टेक्नोलॉजी, तो ये उससे आगे चल रहा। अब ये इस समय क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल वार चल रहा है। डायरेक्ट वार कोई नहीं कर रहा। ठीक, अर्थव्यवस्था पर वार कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर वार कर रहे हैं। ठीक, 1 घंटे के लिए भी सर्वर बंद हो गया तो पूरा बैंकिंग सिस्टम क्रैश। अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कितना नुकसान होगा। आप एक बार देखिए बैंक में जा करके कि अगर सर्वर स्लो हो रहा है, ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे हैं, तो कितनी भीड़ लग जाती है, इकोनॉमी को कितना लॉस होता है। तो ये सब क्या है, इसी टेक्नोलॉजिकल का क्या है, एक डार्क साइड, कि दूसरे को अपने इंटरेस्ट पूरा करने के लिए दूसरे को कमजोर करना। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अच्छा, एक चीज और इसमें भूल गए, वो भी लिख लीजिए। अब ये जो चल रहा है, इसमें भारत कितना सुरक्षित है, भारत ने क्या क्या कदम इस ग्रे वार जोन के खिलाफ उठाए हैं, ग्रे जोन वार के खिलाफ। पहला है, आपने नाम सुना होगा, आईडेक्स। आईडेक्स का क्या मतलब है, इनोवेटिव इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। ये कुछ नहीं है, ये रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। ठीक, मैक्सिमम अब देखिए जो भी नेवल शिप बनाए जा रहे हैं, जो भी मिसाइल टेक्नोलॉजी है, जो भी यूएवी हैं, यूएवी मतलब जो ड्रोन हैं, उनमें क्या है, स्वदेशी प्रणाली का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जो बाहर वाली चीज़ें हैं वो क्या हैं, उनके लिए हम एक बाजार हैं अमेरिका के लिए। तो अमेरिका वही चीज़ हमको भी दे रहा, वही चीज़ पाकिस्तान को भी दे रहा, वही चीज़ ईरान को भी दे रहा, और वही चीज़ इजराइल को भी दे रहा। तो अगर पाकिस्तान के पास भी वही चीज़ है, तो उनको सारी उसकी कमजोरी और सारा एडवांटेज सब कुछ पता है, तो उसका इस्तेमाल वो युद्ध में करेंगे। ठीक, बात समझ में आ गई। इसलिए स्वदेशी चीज़ों पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है, ताकि हम टेक्नोलॉजिकल रूप से दूसरे पर कम डिपेंड रहें। ठीक, R&D को बढ़ावा दिया जा रहा है हर क्षेत्र में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो। ठीक, इसके लिए DRDO, नेट ग्रिड आपने नाम सुना होगा, और क्या, CSIR, और क्या, C.DOT, ये सब क्या है, सुपर कंप्यूटर डेवलपमेंट, डिफेंस के सेक्टर में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ड्रोन अपना विकसित कर रहे हैं, नेवल स्लिप अपनी विकसित कर रहे हैं, पनडुब्बी अपनी विकसित कर रहे हैं, ये सारी सारी चीज़ें। दूसरी बात, साइबर कंट्रोल के लिए आपने एक नाम सुना होगा संस्था का, जिसको बोलते हैं सर्ट इन। सर्ट इन का मतलब, सर्ट का मतलब होता है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, IN का मतलब इंडिया। ठीक, ये पूरी की पूरी टीम 24 आवर्स काम कर रही है बैंकों के साथ, डिफेंस सेक्टर के साथ, ताकि साइबर अटैक को क्या किया जा सके, निष्फल किया जा सके, विफल किया जा सके। ठीक, नेक्स्ट, मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक, एक चीज और यहीं पर लिख लीजिए, समान हित वाले देशों के साथ भागीदारी की जा रही है। जैसे
आतंकवाद आतंकवाद चिल्लाते रहे, अमेरिका नहीं माना। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला हुआ तब उनको समझ में आया कि नहीं, आतंकवाद जैसी चीज़ भी है। तो उन्होंने क्या किया कि अच्छा, आप भी आतंकवाद से पीड़ित हैं, हम भी आतंकवाद से पीड़ित हैं, चलो दोनों मिल करके आतंकवाद के विरुद्ध लड़ते हैं। तो अमेरिका और भारत के साथ समझौता हो गया। कौन कौन से समझौता हुए? आपने नाम सुना होगा, एक नाम सुना होगा बीका, बेसिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट कॉपरेशन। एक हो है लेमोवा, ठीक, और एक है कोमकासा, सेम इजराइल के साथ, कि आप भी आतंकवाद के साथ पीड़ित हैं, आतंकवाद से, हम मैं भी, तो दोनों मित्र हो जाएं और इसके विरुद्ध लड़ें। क्यों? क्योंकि इनके ये क्यों दोस्ती करेंगे भारत से? क्योंकि दोनों जगह, दोनों कंट्रीज का आपस में इंटरेस्ट कॉमन है एक पॉइंट पर। तो जिस पॉइंट पर कॉमन, उस पॉइंट पर दोस्ती, जिस पॉइंट पर मतभेद है उस पॉइंट पर मतभेद रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये सब क्या है, इस ग्रे जोन वार में भारत की सुरक्षात्मक पहल को बढ़ा रहा है। एक और लिख लीजिए भारत की पहल में, आपने ये भी सुना होगा, थिएटर कमांड। तीनों सेनाओं का एक जगह कमांड, ताकि समन्वय में दिक्कत ना हो। एक आपने और सुना होगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तीनों सेना प्रमुखों में जो सबसे ज्यादा अनुभवी होगा, एज का होगा, उसको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद दिया जाएगा। ये क्या है? तीनों सेनाओं की समन्वय के लिए। ठीक, और आपने अलग अलग सेनाओं की विंग सुनी होगी। सैटेलाइट अंतरिक्ष स्पेस के लिए भी एक विंग है, ताकि वो अपने सैटेलाइट की रक्षा कर सकें, उनको कोई हैक ना कर सके, उनको कोई नष्ट ना कर सके, इन सब चीज़ों के लिए। ठीक, तो ये क्या है, भारत की सुरक्षात्मक पहल है ग्रे जोन वार में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा, मशीन लर्निंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, रोबोटिक्स पर काम हो रहा है, ऑटोमेशन पर काम हो रहा है, सिमुलेशन पर काम हो रहा है। न्यूक्लियर टेस्ट अब करने की ज़रूरत नहीं है, फिजिकली कंप्यूटर पर ही कर लेते हैं कि इस डाटा पर, इस भौतिक परिस्थितियों पर, फिजिकल कंडीशंस पर हमारा परमाणु बम कितने जो है इफेक्टिव काम करेगा अगर हम गिराएंगे तो। ठीक, तो ये सब क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद।